नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल फैक्चुअली स्पीकिंग पर। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो आज से 4-5 महीने पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि हमारे देश में एक विशेष वर्ग है जो काफ़ी प्रखर और मुखर आजकल हो रखा है। आजकल नहीं बल्कि पिछले 8-10 वर्षों से काफ़ी प्रखर है। यह वर्ग ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। यह वर्ग बहुत कई सालों से हमारे देश में है, मगर पिछली सरकारों में इस वर्ग को अहमियत मिलती थी, इनकी बातें सुनी जाती थी। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो इनको मलाई खाने का मौका मिलता था। परंतु 2014 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ दिल्ली में, उसके बाद ये इंतजार कर रहे थे कि शायद इनको वही तवज्जो मिलेगी। 1 साल तक इंतजार इन्होंने किया, मगर जब लगा कि इनको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, तब ये वर्ग चटपटा उठा, प्रखर हो गया और मुखर हो गया। तो पहले देखते हैं आज कि ये वर्ग है क्या, कौन है इस वर्ग में लोग, और क्या ये चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। दोस्तों, इस वर्ग में हर वर्ग के लोग हैं। इसमें लेखक हैं, कवि हैं, संगीतकार हैं, गीतकार हैं, कलाकार हैं, पत्रकार हैं, नाटककार हैं, टिप्पणीकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, आंदोलनजीवी हैं, बड़े बड़े सरकारी पदों पर से रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी हैं, डीलर्स हैं, व्हीलर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मिडिल मैन हैं, ट्रेड यूनियन व स्टूडेंट यूनियंस के लीडर्स भी हैं, एनजीओज हैं, एक्टिविस्ट हैं, अपने आप को लिबरल कहलाने वाले लेफ्टिस्ट भी हैं और नक्सलाइट भी हैं। कुल मिलाकर इस वर्ग में हर प्रजाति के लोग हैं। अगर कोई नहीं है तो आप और हम जैसे साधारण लोग नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों इनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। ये देखें कि किस तरीके से ये काम करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर एक चार्ट देखेंगे। इस चार्ट पे अपनी नज़र बनाए रखें। जिसके माध्यम से आपको इनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगेगा। सबसे पहले टॉप में इनका कोर ग्रुप होता है, यानी कि इनकी कैबिनेट है जिसमें हर ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। सेकंड, इनका थिंक टैंक होता है जिसमें सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, वो अन्य सीनियर पदों से रिटायर्ड लोग, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस या बड़े बड़े मोटे पैसे लेने वाले वकील होते हैं। इनकी 5 कोर यूनिट्स होती हैं। इनका एक लीगल सेल है जिसका काम कानूनी मसलों को लेकर पब्लिसिटी करना, सरकार के फैसलों या कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना, इत्यादि इत्यादि। दूसरा, पब्लिसिटी सेल। इसमें बड़े बड़े पत्रकार, राइटर्स, एनालिस्ट, टीवी एंकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, हिस्टोरियंस वगैरह वगैरह होते हैं। इनका काम है मैटर्स को एम्पलीफाई करना और उसको पब्लिसिटी देना। और तीसरा जो इनका विंग है वो है एक्टिविस्ट का। ये ह्यूमन राइट्स इश्यूज, इन्वायरमेंटल इश्यूज या कई तरीकों के इश्यूज को उठाने के लिए तत्पर रहते हैं और हर प्रकार की पीआईएल कोर्ट में दाखिल करते रहते हैं। और चौथा जो सेल है इनका वो है एनजीओज। ऐसे एनजीओज जो विदेशी फंडिंग से चलते हैं, नाम कुछ और है और काम कुछ और है। और फिफ्थ, इनकी फाइनेंशियल यूनिट जो फाइनेंस की व्यवस्था करती है, वो कौन है? वो हैं बड़े बड़े बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्म्स डीलर्स, मिडिलमैन, इत्यादि इत्यादि। ये है इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी मोडस ऑपरेंडाई की, कैसे काम करते हैं। इसको समझने के लिए आपको 2015 से आज तक इनके द्वारा उठाए गए इश्यूज पर ध्यान देना पड़ेगा। सितंबर 2015
इशू देश में बढ़ती हुई इंटॉलरेंस। जिन घटनाओं को उठाया गया वो थी कर्नाटक में MM कालबुर्गी राइटर की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या, महाराष्ट्र में गोविंद पंसारी की हत्या, यूपी के दादरी में मॉब द्वारा गौ मांस रखने के आरोप में एक मुस्लिम युवक अखलाक की हत्या। कर्नाटक में कांग्रेस की, यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मगर देश में बढ़ती इंटॉलरेंस का आरोप किस पर लगा? केंद्र की सरकार पर। और एक्शन क्या हुआ? अवार्ड वापसी आंदोलन। 50 लेखकों ने साहित्य अकेडमी द्वारा उनको दिए हुए अवार्ड्स को वापस करने की घोषणा की। बहुत बड़ी न्यूज़ बनी, पेपर्स में, टीवी में डिबेट, इंटॉलरेंस को लेकर के बहुत कुछ डिबेटें होने लगी। देश और विदेश के अखबारों में भी ये सब हेडलाइन बनी। नतीजा जीरो। मज़ेदार बात तो ये है दोस्तों कि मई 2025 तक सिर्फ 13 लोगों ने अवार्ड वापस किए, घोषणा की थी 50 में। दूसरी घटना, जनवरी 2016 में भारत सरकार ने फ्रांस से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके 36 रफाइल फाइटर एयरक्राफ्ट्स खरीदे, क्योंकि हमारी इंडियन एयरफोर्स पिछले 10-12 सालों से गुहार लगा रही थी कि उनके पास कोई मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, जिसकी वजह से एयरफोर्स अपनी जिम्मेदारियों की निर्वाह करने में अपने आप को असमर्थ पाएगी। क्योंकि डील कई वर्षों से चल रही थी, फाइनलाइज नहीं हुई, इसलिए इस गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके जल्दी से 2 स्क्वाड्रन 36 एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीद लिए जाए। बहुत हंगामा हुआ, दलाली का आरोप लगा, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट को फेवर करने का भी आरोप लगा। मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये डील बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। मामला टाइम फेस। फिर एक्शन नंबर 3, 2018 सरकार CAA का कानून लेकर आई। CAA का कानून, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में जो इस्लामिक स्टेट हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जहां रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ प्रोसिक्यूशन होता है, जिसकी वजह से कई लोग भाग के यहाँ आ गए थे, ऐसे लोगों को नागरिकता देने का कानून था। मगर प्रचार क्या हुआ कि ये CAA जो है ये भारत के मुसलमानों की नागरिकता लेने के लिए लाया गया है। एकदम उल्टा। मगर चला, कई महीनों तक आंदोलन चला, उसको ये सब लोग हवा देते रहे, उसके बारे में डिबेट, डिस्कशंस, आर्टिकल्स, ये सब चलते रहे, यहाँ तक कि उसको इतना हवा दे दी कि अल्टीमेटली ईस्ट दिल्ली में राइट्स हो गए। ये इनका सफल आंदोलन रहा। इसके बाद आइए दोस्तों, कृषि आंदोलन। पंजाब और हरियाणा के किसान सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ सिंघू बॉर्डर में महीनों तक बैठे रहे। इन लोगों ने उस आंदोलन को इतनी हवा दी और वह आंदोलन उग्र रूप लेने लग गया था। 26 जनवरी को जब लाल किले पे वो दृश्य आपने देखे होंगे कि लोग ट्रैक्टर लेके पुलिस वालों को मार रहे हैं, मतलब एक मुहिम का सिचुएशन दिल्ली में इन्होंने क्रिएट कर दिया था। परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने उन कानूनों को वापस ले लिया, जबकि वह कानून कृषि के विकास के लिए, भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी थे। आज जब हम प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट आज जो है वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका चाहते हैं हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को उनके लिए खोलें। वो कानून अगर लागू हुए होते तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कॉम्पिटिटिव बनता और हम किसी भी कंट्री के साथ अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कम्पीट कर सकता। पॉइंट आर्टिकल 370 को जब एब्रोगेट किया गया, तब भी ये लोग अपने इस प्रचार तंत्र के माध्यम से बहुत मुखर हो गए, प्रखर हो गए। फिर 2024 में जब चुनाव हुए, तब एक आंदोलन फिर छिड़ गया, वो था EVM,
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर विश्वास नहीं, उसमें गड़बड़ होती है। और कई बार ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी, सुप्रीम कोर्ट उसको उसमें फैसला भी दे चुका, लेकिन फिर कई तरीके की PILs सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई। EVM को लेकर के चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका, कई बार खुली चुनौती भी दे चुका कि अगर आप हैकिंग इसकी होती है तो आपको इनविटेशन है, आप आइए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, आप हैकिंग करके दिखाइए। मगर नहीं, अब लेटेस्ट ये है दोस्तों कि अब ये लोग प्रखर हैं किस बात को लेके, वोट चोरी को लेकर, यानी कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा रहा है। अब ये मुद्दा इनके डिस्कोर्स में प्रखर होकर के आगे आ रहा है। कमीशन SIR करा रहा है, उसके खिलाफ अब ये अपना आंदोलन छेड़ रहे हैं। 1971 की इमरजेंसी के खिलाफ इनके मुंह में दही जमी थी, ये कुछ नहीं बोलते थे। 1984 में दिल्ली में राइट्स हो गए, सिखों का नरसंहार हो गया, इनके मुंह में दही जमी रही। मुजफ्फरनगर में राइट्स हुए, ये सब चुप थे। मगर आज ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है और अघोषित आपातकाल है। संवैधानिक संस्थाएं, ED, CBI, चुनाव आयोग, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कंप्रोमाइज्ड हो चुका है और डेमोक्रेसी खतरे में है। यही है इस विशेष वर्ग की मॉडस ऑपरेंडाई। इस विशेष वर्ग के चार्ट को ध्यान से देखिएगा लोग दोस्तों, यह एक परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिकली कोरियोग्राफ्ड है, जिसमें हर वर्ग के लोग जुड़े हैं और डिफरेंट टूल्स को ये इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इनको न देश की परवाह है न देश की संस्थाओं की, इनको परवाह है तो सिर्फ अपनी और अपने रेलिवेंस की। तो यही है ये विशेष वर्ग। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।